हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। सो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 31 मई एंड उसके अंदर द हिंदू के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं उसको हम प्रॉपर्ली डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आज का न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ोगे तो लार्जली सारे के सारे न्यूज़ पॉलिटिकल इन नेचर हैं। ठीक है, सो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो न्यूज़ देखनी होती हैं जो कि या तो प्रीलिम्स के लिए डायरेक्ट स्टेटमेंट्स थे या फिर मेंस के लिए आप उसको वैल्यूएशन की तरह इस्तेमाल कर सको। सो प्रीलिम्स और मेंस के लिए लार्जली आप यहाँ पर सिर्फ दो न्यूज़ हैं जिसको हमें प्रॉपर्ली समझना है एंड हमें जिसके बारे में मालूम होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं रिसेंटली जीडीपी ग्रोथ की जो फिगर्स है Q4 ऑफ 2024-25 जो फाइनेंशियल ईयर था उसका फोर्थ क्वार्टर का जो ग्रोथ डेटा है वो हमारे सामने आया है। नाउ देखो, जब भी फोर्थ क्वार्टर का डेटा आएगा ना तो टेक्निकली पूरे ईयर का डेटा एक साथ आ जाता है। क्यों, समझो इस चीज़ को। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। हर एक क्वार्टर 3-3 महीने का होता है। सो नॉर्मली जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल में स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, एंड इट गोज अप टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, सो 1 अप्रैल 2024 को हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 2025 तक हमारा फाइनेंशियल ईयर चला। ठीक है, सो दिस वॉज द फाइनेंशियल ईयर जिसको हम 2024 से 25 का फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। अब देखो किस तरीके से आपको समझना है। अप्रैल से अगले 3 महीने यानी कि अप्रैल मई जून ये Q1 होता है, जुलाई अगस्त सितंबर ये Q2 होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर Q3 होता है एंड जनवरी फरवरी मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर वो Q4 होता है। ये 4 क्वार्टर्स होते हैं। सो देखो ऑब्वियसली जब Q4 का फिगर आएगा इसका मतलब क्या है, आपके चारों क्वार्टर्स कंप्लीट हो गए हैं एंड जो फाइनल फिगर है वो यहाँ पर आ गया। सो रिसेंटली यही हुआ है, 2024-25 का जो फोर्थ क्वार्टर था उसका डेटा रिसेंटली आया है, जिसके कारण हमारे पास 2024-25 यानी कि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसका एक फाइनल जीडीपी ग्रोथ का जो डेटा है वो हमारे सामने अब आ चुका है। सो समझते हैं इस चीज़ को कि इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया है, किस तरीके से हम उसमें उम्मीद कर रहे थे और क्या क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं और क्या क्या चीज़ें उतनी उम्मीदों पर नहीं खड़ी उतरी है। देखिए 2024-25 के अंदर जो रिसेंटली जीडीपी ग्रोथ हुआ है दैट हैज़ कम आउट टू 6.5%। नाउ कोविड पैंडेमिक का जो ईयर था 2020 और 21 का जो फाइनेंशियल ईयर था, जिस साल कोविड पैंडेमिक आया था जहां पर हमारा ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। नाउ उस पर्टिकुलर टाइम से अगर हम ग्रोथ को कंपेयर करना स्टार्ट करें, 2021 के बाद 2022 का फाइनेंशियल ईयर आया, 2023 का फाइनेंशियल ईयर आया, 2024 का एंड देन फाइनली 2025 का। अभी हम 2025 के फाइनेंशियल ईयर के बारे में अगर बात करते हैं, सो दिस 6.5% इज द लोएस्ट अमंग द 4। मतलब कोविड के बाद जो अगले 4 साल रहे हैं इसमें सबसे कम हमारा फाइनेंशियल ईयर का जो ग्रोथ हुआ है, ईयर ऑन ईयर का जो ग्रोथ हुआ है वो इसी साल हुआ है। नाउ इसी साल अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2025 के ही Q3 का देखें, मतलब पिछला जो क्वार्टर था यानी कि अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर ये 3 महीने ऑफ 2024, इसका अगर हम प्रॉपर्ली समझें तो इट हैड कम डाउन टू 6.4%। मतलब 6.4% की ग्रोथ के साथ हम एक्चुअली ग्रो कर रहे थे, अपना जीडीपी हमारा ग्रो कर रहा था। और जो रिसेंटली Q4 का अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो सिर्फ Q4 का डेटा है यानी कि जनवरी 2025 से लेकर के मार्च 2025 तक का डेटा, उसमें हमने 7.4% के साथ ग्रो किया है। बट जब आप Q1 से लेकर के Q2 को, Q3 को और Q4 चारों को ऐड कर देते हैं एंड ओवरऑल डेटा निकालते हैं तो आपका ओवरऑल डेटा आता है 6.5% का। ठीक है, अब देखो इसमें हम कुछ सेक्टर वाइज देख लेते हैं। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स दोनों को मिला करके इस बार 4.6% से हमने ग्रो किया है। लास्ट ईयर मतलब सेम पर्टिकुलर चीज़ का अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें, फाइनेंशियल ईयर 2024 से कंपेयर करें तो सिर्फ 2.7% था, यानी कि एग्रीकल्चर में हमने काफ़ी अच्छा बेहतरी की है। ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से हम बढ़े हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखें तो लास्ट ईयर हमारा 12.3% था, इस बार ये डाउन होकर 4.5% पे आ गई है। रीज़न है लैक ऑफ डिमांड। कंपैरेटिवली जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुई है, काफ़ी ज़्यादा कम हुई है पिछले 1 साल में, जिसके कारण हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है। अगर हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर को देखें तो लास्ट ईयर 10.4% के आसपास था, इस साल हम 9.4% से ग्रो कर रहे हैं। सो ईयर ऑन ईयर अगर कंपैरिजन करते हैं तो ऑब्वियसली वो डाउन हो गया है, बट फिर भी एक अच्छे ग्रोथ रेट के साथ हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर काफ़ी डेवलप हुआ है। अगर हम सर्विस सेक्टर को देखते हैं तो लास्ट ईयर 9% था, इस साल ये 7.2% है। एंड फाइनली हाउस होल्ड कंजम्पशन की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट ईयर 5.6% कंजम्पशन हो रहा था और इस साल कंजम्पशन का डेटा बढ़ गया है 7.2%। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको जो सेक्टर वाइज डेटा ब्रेकडाउन था ये चीज़ प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ आज की इस न्यूज़पेपर के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म को इस्तेमाल किया गया है, ये टर्म है ग्रोथ डिफरेंशियल। सो ग्रोथ डिफरेंशियल क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज यूपीएससी ऐसे टर्म्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकती है और ऑब्वियसली अपने पास्ट अगर आप पीवाईक्यूज को देख रहे हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, स्पेशली इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट से। सो देखो ग्रोथ डिफरेंशियल क्या होता है। ग्रोथ डिफरेंशियल का सीधा सा मतलब ये है, अगर हम इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे,
मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहा है अगर हम इंडिया का देख लें। नाउ ऑन द अदर हैंड अगर हम एवरेज जीडीपी ग्रोथ देखते हैं जितने भी एडवांस इकोनॉमीज़ हैं, जैसे कि यूएसए हो गई, यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया, इन सब को जिसको हम एडवांस इकोनॉमी मानते हैं, इन सब के जीडीपी ग्रोथ को देखो, इन सब का एवरेज निकालो। नाउ इंडिया का जीडीपी ग्रोथ और जो एवरेज जीडीपी ग्रोथ है एडवांस्ड इकोनॉमीज का, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को बोला जाता है ग्रोथ डिफरेंशियल। फिर समझो, इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है मतलब एक साल में हमने कितना बेहतर किया, हमारा जीडीपी कितना बढ़ा, कितना परसेंट से बढ़ा, वो पर्टिकुलर ग्रोथ रेट, और दूसरी तरफ एवरेज ग्रोथ रेट कितना है ओवरऑल एडवांस इकोनॉमीज का, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसी को ग्रोथ डिफरेंशियल बोला जाता है। नाउ देखो, इंडिया का जो ग्रोथ डिफरेंशियल है वो कोविड के बाद में काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है। तो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, देखो समझो, 2003 से लेकर के 2010 के बीच में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, लेकिन उस टाइम में जो डेवलप्ड इकोनॉमीज थी उनका जीडीपी ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। तो अगर इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा था और डेवलप्ड इकोनॉमीज का भी काफ़ी बढ़ रहा था तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा नहीं था। ठीक है, तो वहाँ पर हम कह रहे थे कि जो हमारा ग्रोथ डिफरेंशियल था वो कंपैरेटिवली कम था। ध्यान रखना, ग्रोथ डिफरेंशियल इज नॉट इक्वल टू ग्रोथ, बट ग्रोथ डिफरेंशियल का मतलब है दोनों के बीच का गैप कितना है, मतलब इंडिया की जीडीपी ग्रोथ वर्सेस जो एडवांस इकोनॉमी का एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस जो है दिस इज एक्चुअली ग्रोथ डिफरेंशियल। ठीक है, सो जब हम भी ग्रो कर रहे थे वो भी ग्रो कर रहे थे, दोनों के टाइम में जब दोनों ग्रो कर रहे थे तो ऑब्वियसली जो ग्रोथ डिफरेंशियल है काफ़ी कम हो गया, बिकॉज दोनों में डिफरेंस बहुत कम है। लेकिन कोविड के बाद में इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो तो काफ़ी मॉडरेट है। अगर हम एवरेज निकालें पिछले 4 साल का तो हम 6.5% से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन एडवांस इकोनॉमीज की अगर आप बात करोगे तो उनका जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी स्लो हो गया है पिछले 4 सालों में, जहां पर यूएसए, यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया, इन सब का अगर आप एवरेज निकालो तो एवरेज हैज़ कम डाउन टू 1 to 2% के आसपास में। नाउ इंडिया ग्रो कर रही है 6.5% ऑन एन एवरेज, एडवांस इकोनॉमीज ग्रो कर रही है 1 से 2% के बीच में। तो ऑब्वियसली जो डिफरेंस है दोनों के बीच में काफ़ी बढ़ गया। दैट इज़ वाई हम कहते हैं जो ग्रोथ डिफरेंशियल है वो कोविड के बाद में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ग्रोथ डिफरेंशियल के बीच का जो प्रॉपर टर्म था और उसके बीच में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी चीज़ें समझ गया। नाउ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें तो राइट नाउ जो हमारा ग्रोथ हुआ है 6.5% का पिछले साल में वो काफ़ी अच्छा है अगर हम इसको कंपेयर करते हैं एडवांस्ड इकोनॉमी के साथ में, बिकॉज हम एक ग्लोबल स्लो डाउन के दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर ऑलमोस्ट हर कंट्री अपने जीडीपी ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा स्लंप देख रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देख रही है। इस पर्टिकुलर टाइम में भी इंडिया अगर एक मॉडरेट ग्रोथ परसेंट यानी कि 6.5% से भी ग्रो कर रही है वो एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। उम्मीद करता हूँ आपको जीडीपी ग्रोथ के जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी चीज़ें प्रॉपर्ली समझ आ गई हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे ऑब्वियसली, जहाँ पर हम बात करते हैं वहाँ ले हैं एक एडिटोरियल के बारे में, जहाँ पर एडिटोरियल बात करता है कि किस तरीके से हम जम्मू एंड कश्मीर को फिर से रीबिल्ड कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स, रीबिल्डिंग की बात आई क्यों? देखो, रिसेंट टाइम्स में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जहाँ पर हमने इंडिया ने पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप्स को अटैक किया था, उस पर्टिकुलर चीज़ के बाद पाकिस्तान लगातार फ्रीक्वेंटली एंड इनफ्रीक्वेंटली काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर पे शेलिंग करता है। इसका मतलब है काफ़ी ज़्यादा मोर्टार बम्स, ठीक है, ये सब चीज़ें वहाँ से मतलब थ्रो करता है। वो थ्रो करने के कारण जो हमारे बॉर्डर पे सिविलियंस रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट करता है। कैसे इंपैक्ट करता है? देखो, पहली चीज़ तो उनको फिजिकल इनसिक्योरिटी होती है, बिकॉज क्रॉस बॉर्डर शेलिंग होने के कारण बहुत सारे लोगों को लाइव्स का खतरा होता है, ऑब्वियसली उनके जान जाने का खतरा होता है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में प्रॉपर अंडरग्राउंड बंकर्स नहीं है, जिसके कारण लोग प्रॉपरली छुप नहीं सकते, अपने घरों पे छुपते हैं, घर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इंफ्रा डिस्ट्रॉय होता है और साथ ही साथ लोगों की जान तक बात आ जाती है। सेकंड, इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत सारे हाउसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डैमेज हो गया है उन शेलिंग के कारण, जिसके कारण लोग अपने घरों तक वापस नहीं जा पा रहे हैं। बहुत सारे लोग गरीब हैं, ट्रॉमा के अंदर हैं, जिसके कारण भी वो अपने पर्टिकुलर जो नेटिव प्लेसेस हैं वहाँ तक वापस नहीं जा पा रहे हैं, जिसके कारण उनका बेसिकली डिस्प्लेसमेंट हो गया अपने घरों से और वो वहाँ पर प्रॉपर्ली रिहेबिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड चीज़, वहाँ पर गवर्नेंस के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। देखो, जम्मू कश्मीर में डिमांड काफ़ी बढ़ गई, डिमांड काफ़ी रिड्यूस हो गई है, टूरिज्म काफ़ी रिड्यूस हो गई है, प्रॉपर कंपनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। तो इन सब चीज़ों के कारण जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो वहाँ पर जो नॉर्मल लोग रह रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज सॉल्यूशन क्या है? नाउ सॉल्यूशन क्या है और किस तरीके से आपको अपने मेंस के अंदर इस्तेमाल करना है, इसको भी यहाँ पर प्रॉपर्ली समझना है। देखो, एक तरफ तो आप इस चीज़ को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर समझो कि एक्जैक्टली JNK जो है जम्मू कश्मीर, वहाँ पर एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स क्या क्या है। इसके अलावा यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड एज टू हाउ यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर थिंग इन योर मेंस एग्जामिनेशन। देखो, सबसे पहले आप बात करोगे रिलीफ के बारे में, किस तरीके से रिलीफ आपको पहुँचाना है, बट जो भी रिलीफ आप दोगे जम्मू कश्मीर के अंदर, दैट शुड बी वेरी वेरी फास्ट, इंक्लूसिव एंड डिसेंट्रलाइज्ड। इसका मतलब क्या है? देखो, फास्ट तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, ऑब्वियसली आपको रिलीफ जल्दी से जल्दी पहुंचाना है। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए उसके बाद आप रिलीफ दे रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
सेकंड चीज़ इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब क्या है, छोटे बड़े, रिच या पुअर, जो भी डैमेज हुआ है, जिसको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है जम्मू कश्मीर में किसी भी कारण से, उन सबको यहाँ पर प्रॉपर एक रिहेबिलिटेशन मिलनी चाहिए, उन सबको यहाँ पर कहीं ना कहीं हेल्प मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर ये इंक्लूसिव इन नेचर हो गया। और थर्ड इज डिसेंट्रलाइज्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट, खुद से आकर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोल सकती कि हम सबको रिहेबिलिटेट कर देंगे। यहाँ पर ये सारी की सारी रिहेबिलिटेशन, हेल्प, जो असिस्टेंस है, फाइनेंशियल एड है, किसी भी तरीके का जो एड है, ये सब चीज़ें सबसे लोकल लेवल से स्टार्ट होनी चाहिए, यानी कि पंचायत के लेवल से, ब्लॉक लेवल से, तालुका लेवल से, वहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, सो दैट हर वो पर्सन जो कि इस चीज़ के अंदर अफेक्ट हुआ है उसको यहाँ पर हेल्प मिल सके। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की लेवल से हम फाइनेंशियल एड वगैरह देना स्टार्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि जिनको हेल्प की ज़रूरत होगी बट उनको हेल्प नहीं मिल पाएगा, राइट। तो इस चीज़ का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि वो डिसेंट्रलाइज्ड इन नेचर होना चाहिए। इस चीज़ को ऑब्वियसली आप गवर्नेंस का जो पेपर GS2 के अंदर होता है वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक सजेशन दे सकते हैं डिसेंट्रलाइज्ड बंकर पॉलिसी के बारे में, जहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो लोकल बॉडीज़ है वो यहाँ पर बंकर्स बनवा सकती है ऐसे टाइम में, शेलिंग के टाइम में, लोगों को बचाने के लिए, एटलीस्ट उनकी जो ज़िंदगी है उनको बचाने के लिए, राइट। स्पेशली जो ऐसे विलेजेस हैं जो कि बिल्कुल बॉर्डर एरियाज पर है, वहाँ पर डिसेंट्रलाइज लेवल की बंकर पॉलिसी होनी चाहिए। इस चीज़ को आप सिक्योरिटी जो GS पेपर 3 के अंदर आता है उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड फाइनली दो चीज़ें जो कि आप एथिक्स और ऐसे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये है, देखो सबसे पहले तो बात करो कि जस्टिस और एम्पैथी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रिहेबिलिटेट करना है किसी पर्सन को, किसी भी फैमिलीज को अगर आपको रिहेबिलिटेट करना है तो यू हैव टू लुक फॉर टू थिंग्स, फर्स्ट इज जस्टिस एंड सेकंड इज एम्पैथी। ये दो चीज़ें एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर आप किसी पर्सन को सही तरीके से रिहेबिलिटेट कर पाएंगे। आप किसी को जितना मर्जी पैसा दे दीजिए बट अगर उसको जस्टिस नहीं मिलता है, उसको प्रॉपर एम्पैथेटिकली सब चीज़ें नहीं मिलती हैं तो वो चीज़ें वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी। एंड सेकेंड चीज़ आप ऐसे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जो रीबिल्डिंग ऑफ लाइफ है, मतलब लोगों को अगर फिर से एक बार अपना ज़िंदगी को फिर से स्टार्ट करनी है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट ब्रिक्स एंड कॉम्पनसेशन। आपको सिर्फ उसको घर बनाकर दे दो, उसको पैसे दे दो, सिर्फ इससे काम नहीं होगा, बट अबाउट रिस्टोरिंग ट्रस्ट, डिग्निटी एंड सेफ्टी ऑफ द पीपल। मतलब आपको फिर से लोगों के अंदर वो ट्रस्ट जो है, जो डिग्निटी है उनके, मतलब जो उनकी गरिमा है, जो उनकी अंदर की जो वैल्यू सिस्टम है, फिर से जो उनकी सेफ्टी है, जो उनको खुद पे ट्रस्ट आना चाहिए कि हम सेफ हैं यहाँ पर, ये सब चीज़ आपको फिर से एक बार उनके अंदर बिल्ड करनी होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज के जो दोनों ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे वो चीज़ प्रॉपर्ली समझ आ गई है। देखिए ऐसा नहीं है कि हमने किसी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर स्किप किया है। आई हैव एक्चुअली गॉन थ्रू ऑलमोस्ट एवरी सिंगल न्यूज़ ऑफ द डे बट आई कुड नॉट फाइंड एनीथिंग इंपॉर्टेंट जो कि एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है। दैट इज़ वाई जस्ट 2 न्यूज़ फॉर द डे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करते होंगे। आपको इन पर्टिकुलर जो भी हम वीडियोस बना रहे हैं इनके जो PDFs है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी एक बेहतर UPSC एस्पिरेंट बनने के लिए, आपको एक बेहतर पर्सन बनाने के लिए, आपको एक वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन बनाने के लिए। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग।